गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में दो चीज़ मैंने पढ़ाई थी, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? अगर एपिथेलियल टिश्यू में अगर ट्यूमर फॉर्म होता है या फिर कैंसर सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होती है तो उसको अपन बोलेंगे कार्सिनोमा। एंड अगर मेसेनकाइमल टिश्यू या सेल्स में ट्यूमर फॉर्म होता है या फिर कैंसर सेल्स प्रेजेंट होती है तो उसको बोलेंगे सार्कोमा। सार्कोमा इज़ मोर डेंजरस टू कार्सिनोमा। ठीक है, तो अभी अपन इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Carcinoma of the esophagus is unique in its geographic distribution. Both benign and malignant tumors occur in the esophagus. Benign tumors are usually leiomyomas and extremely rare and usually asymptomatic. They require no intervention unless symptoms necessitates local excision. Malignant tumors of the esophagus are not common, but they assume increased importance because of their virulence. मतलब इसमें क्या है, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा है, जो कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेजियल है या फिर ईसोफेगस है, वो क्या होता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग टाइप का होता है। मे बी ये बेनाइन हो सकता है, मे बी ये मैलिग्नेंट हो सकता है। बेनाइन क्या रहता है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है और ये तब तक पता नहीं चलता जब तक ये सिम्टोमेटिक नहीं होता। मेनली ये मतलब यूजुअली देखा गया है कि ये एसिम्टोमेटिक रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अगर बिनाइन ट्यूमर ईसोफेगस में हुआ तो उसको बोलेंगे लियोमायोमास। ठीक है, और इसमें जो इंटरवेंशन रहता है इसमें रिक्वायर नहीं होती है जब तक कि इसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते। ठीक है, जब सिम्टम्स शो होते हैं तभी इसका इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहते हैं ईसोफेगस के, वो इतने कॉमन नहीं होते हैं, बट दे एज्यूम इंक्रीज इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर वायरुलेंस। मतलब बट बेनाइन ट्यूमर से ज़्यादा अपन को फोकस किस पे करना पड़ेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर पे, क्योंकि ये ज़्यादा वायरुलेंस होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं मोर देन बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, then next definition. Esophagus cancer occurs when cancer cells develops in the esophagus. The cancer start at the inner layer of esophagus and can spread throughout the outer layer of the esophagus and to other part of the body. है ना, esophagus क्या हो सकता है, ईसोफेगस की जो सेल्स है वो क्या हो सकती है, कैंसर सेल्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो तब उसको बोलेंगे ईसोफेजियल कैंसर। जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होते या फिर वो कैंसर फॉर्म में चेंज नहीं हो जाती ईसोफेजियल ईसोफेगस की सेल्स, तब तक उसको अपन कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, द कैंसर स्टार्ट एट द इनर लाइन ऑफ द ईसोफेगस। और जो कैंसर होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इनर लाइन ऑफ द ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और क्या होता है, थ्रू आउट द आउटर लेयर तक वो क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। इनर लेयर से स्टार्ट होके आउटर लेयर तक अगर वो स्प्रेड हो जाता है और या फिर वो इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको अपन बोलेंगे ईसोफेजियल कैंसर। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, ईसोफेगस से बॉडी के अदर पार्ट में भी जाके अफेक्ट कर सकता है या फिर कैंसर कॉज कर सकता है, जिसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के था। फिर अब इसके टाइप्स देखते हैं। इसके टाइप्स ऑफ इसोफेजियल कैंसर। फर्स्ट, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. Squamous cell carcinoma, in that squamous cells lines the inner esophagus, and cancer developing from squamous cell can occur along the entire esophagus. Squamous cells carcinoma में मैंने बताया एपिथेलियल सेल्स में अगर ट्यूमर फॉर्म होता है तो
जो अपने ईसोफेगस की जो इनर लाइनिंग होती है वो भी स्क्वैमस सेल्स की बनी होती है। अगर स्क्वैमस सेल्स में कैंसर फॉर्म होना स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यू डेवलप होना चालू हो जाता है। ठीक है, पूरा ईसोफेगस है उसकी पूरी इनर लाइनिंग में क्या होगा, स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट है, और स्क्वैमस सेल्स में अगर ट्यूमर है तो वो पूरे ईसोफेगस में भी फैल सकता है। इसको बोलेंगे स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। देन नेक्स्ट सेकंड है एडिनोकार्सिनोमा। दिस इज कैंसर दिस इज कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम ग्लैंड सेल्स टू डेवलप एडिनोकार्सिनोमा of the esophagus. Squamous cells that normally line the esophagus are replaced by gland cells. मतलब मैंने इससे पहले की क्लास में भी बताया था कि टाइप्स ऑफ कैंसर्स में कितने कितने टाइप्स के होते हैं। एक एपिथेलियल्स का होता है, एक एडिनोकार्सिनोमा का होता है, एक मेसेनकाइमल टिश्यू का होता है। ठीक है, तो अपन इसमें देख रहे हैं एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, फर्स्ट अपन ने देखा है स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा। उसमें क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू में या फिर स्क्वामस सेल्स में क्या हो रहा है, ट्यूमर फॉर्म हो रहा है। बट एडिनोकार्सिनोमा में क्या हो रहा है, जो अपनी सेल्स रहती है वो क्या हो जा रही है, रिप्लेस्ड हो जा रही है किससे, ग्लैंड सेल से। ग्लैंड सेल्स क्या करती है, सिक्रीशन करने का काम करती है, इसलिए इसको एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, जो सेल्स रहती है ना, जो न्यू सेल्स बन रही है, जो न्यू कैंसरस सेल्स बन रही है, वो किस टाइप की बन रही है, ग्लैंड सेल्स टाइप की बन रही है, जो कि सिक्रीशन करने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। ईसोफेगस की लाइनिंग में अगर ग्लैंड सेल्स रिप्लेस हो रही है नॉर्मल सेल से, वो कंटिन्यूस सिक्रेशन भी कर रही है और एबनॉर्मल फंक्शन भी कर रही है, उसको बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, दिस टिपिकली अकर्स इन द लोअर इसोफेगस नियर द स्टमक एंड इज रिलीव्ड टू बी लार्जली रिलेटेड टू एसिड एक्सपोजर टू द लोअर इसोफेगस। और जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो मेनली कहाँ पे होता है, लोअर इसोफेगस में, क्योंकि जो स्टमक की एसिड कंटेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी बार बार इसोफेगस को इरिटेट करने का काम करते हैं। और इसोफेगस के पार्ट में सबसे ज़्यादा इरिटेशन कहाँ होती है, लोअर इसोफेगस में होती है, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट पार्ट है स्टमक के। तो अगर जैसे GERD ना, GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ है अपना, या फिर इसोफेजाइटिस है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, फूड का रीगर्गिटेशन होता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था। तो फूड का रीगर्गिटेशन होता है तो क्या होता है, जो स्टमक की एसिड है वो क्या होती है, रीगर्गिटेट करके इसोफेगस में आती है, लोअर इसोफेगस में आती है, तो वहाँ की सेल्स काफ़ी इरिटेट होती है, तो अपना नेचर बदलने लग जाती है, या फिर वो चेंज ही हो जाती है ग्लैंड सेल्स में। अगर वो ग्लैंड सेल्स में अगर वो चेंज होती है तो उसको बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। बट अगर वहाँ की स्क्वैमस सेल्स में अगर कोई सा टिश्यू फॉर्म हो रहा है या फिर वो एबनॉर्मल टाइप का फंक्शन कर रही है तो उसको बोलेंगे स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। ठीक है, अब इसका TNM क्लासिफिकेशन ओरल कैंसर में जैसा था सेम TNM क्लासिफिकेशन। T स्टैंड फॉर ट्यूमर साइज, N स्टैंड फॉर नोड्यूल्स इन्वॉल्वमेंट, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कितना है वो, और M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। वो आप इससे पहले की क्लास में जो ओरल कैंसर वाली क्लास हुई थी उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट इसका स्टेजिंग में बात करती हूँ, क्योंकि TNM क्लासिफिकेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज ऑफ इसोफेजियल कैंसर, स्टेज 0, abnormal cells are found only in the layer of cells that line the esophagus. स्टेज 0 में क्या होता है, जो इसोफेगस की जो लाइनिंग है उसमें एबनॉर्मल सेल्स फाउंड हुई है, बट वो अभी तक कैंसर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो अपन उसको स्टेज 0 में रखेंगे। स्टेज 1, कैंसर सेल्स आर फाउंड ओनली इन द लेयर ऑफ सेल्स दैट लाइन द इसोफेगस। जो अपनी कैंसर सेल्स है वो क्या हो गई, अब मिल गई है कहाँ पे, इसोफेगस में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, स्टेज 1 में रखेंगे। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा, द कैंसर हैज़ रीच द मसल लेयर
और द आउटर वॉल ऑफ द इसोफेगस। जो कैंसर सेल्स है वो क्या हो रही है, जो इसोफेगस की मसल्स है वहाँ तक रीच, मतलब वहाँ तक पहुँच गई है, या फिर उसके जो इसोफेगस का वॉल है उससे बाहर पहुँच गई है, तो उसको बोलेंगे स्टेज 2। इन एडिशन द कैंसर में हैव स्प्रेड 1 to 2 नियर बाय लिम्फ नोड्स। और स्टेज 2 में क्या होता है, इसोफेगस की मसल प्लस उसके आउटर एरिया, इसोफेगस वॉल के आउटर एरिया में क्या होगी, कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, प्लस लिम्फ नोड्स भी, जो रीजनल लिम्फ नोड्स है उसके नियर बाय के जो लिम्फ नोड्स है वो भी इन्वॉल्व है 1 to 2। ये स्टेज 2 में। थर्ड स्टेज, स्टेज थर्ड, द कैंसर हैज़ रीच्ड डीपर इनटू द लेयर, इनर मसल लेयर or the connective tissue wall. It may have spread beyond the esophagus into surrounding organ or has spread to more lymph nodes near the esophagus। जो इस स्टेज 3 है उसमें क्या है देखो, जो जो मसल की लेयर होती है, ठीक है, तो वो जो मसल की लेयर है उसमें भी जाके इन्वॉल्व हो गई है, जो मोस्ट डीपर मसल्स की लेयर है उसमें भी जाके कैंसर सेल्स क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है। और ये क्या हो रही है, साथ साथ में कनेक्टिव टिश्यू में या फिर अदर जो ऑर्गन है वहाँ पे भी जाके ये स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने का काम कर रही है, मेटास्टेसिस करने का काम कर रही है। और वहाँ के जो रीजनल लिम्फ नोड्स है और ऑर्गन, जो अदर ऑर्गन के पास के भी जो लिम्फ नोड्स है उसको भी पूरा इन्वॉल्व कर लिया है इसने, ठीक है। स्टेज 3, स्टेज 4, दिस इज़ द मोस्ट advanced stage। the cancer has the cancer has spread to other organ in the body and or to lymph nodes far from the esophagus। जो क्या स्टेज 4 में है वो क्या हो रही है, कैंसर सेल्स क्या हो रही है, बियॉन्ड द इसोफेगस। इसोफेगस तो हो रहा है इन्वॉल्व, बट अदर ऑर्गन भी बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि इसोफेगस से काफ़ी दूर है, और जो दूर ऑर्गन है वहाँ तो इन्वॉल्व हो रही है कैंसर सेल्स, प्लस जो ऑर्गन के बाजू के लिम्फ नोड्स है उसमें भी इन्वॉल्वेशन हो रहा है कैंसर सेल का, तो उसको बोलेंगे स्टेज 4। और ये सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज है जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ पैलेटिव केयर दी जाती है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ देख लेते हैं, कॉजेज़ क्या क्या है। एग्जैक्टली कॉज ऑफ इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा इज़ अननोन, but some risk factor is increase chances of cancer. Smoking and other use of tobacco, heavy alcohol use, GERD, Barrett's esophagus। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, पेन इन सॉलोइंग, वेट लॉस एंड अंडर न्यूट्रिशन, पेन बिहाइंड द रिब्स एंड रीजन अराउंड द स्टमक, हार्टबर्न, नॉशिया, वॉमिटिंग एंड रीगर्गिटेशन, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, साइन सिम्टम्स ईजी है। फिर इसका डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे अपन पेशेंट का कि इससे पहले घर में किसी को था तो नहीं, इससे पहले मेडिकल हिस्ट्री आपकी क्या रही है, ये सब अपन पूछेंगे। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, पूरा अपन को फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना है। बैरियम सॉलो एक्सरे करना है। बैरियम सॉलो एक्सरे में बताया था मैंने कि आयोडाइज जो रहता है बैरियम उसको सॉलो करा के एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोपी भी बता चुकी हूँ कि एंडोस्कोपी एक स्कोप रहता है लॉन्ग ट्यूब जैसा जिसमें एक लाइट और कैमरा लगा होता है। ये एक ट्रीटमेंट के जैसे भी यूज़ होता है। कहीं पे अगर इंसिजनल बायोप्सी लेनी है तो अपन इसके एंडोस्कोपी के थ्रू ले सकते हैं। बायोप्सी में मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी एक्सप्लेन किया है 4 टाइप्स ऑफ बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, पंच बायोप्सी एंड एस्पिरेशन बायोप्सी। फिर सीटी स्कैन में अपन क्या करते हैं, इमेजिनिंग करते हैं ना, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन की अपन ऑल ओवर इमेजिनिंग करते हैं, उसको बोलेंगे सीटी स्कैन। पीईटी ये पीईटी क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये भी सीटी स्कैन के जैसे ही रहता है, बट इसमें क्या होता है, पीईटी थोड़ा एडवांस है। ठीक है, सीटी स्कैन में अपन को
किसी भी ऑर्गन या सेल्स के मेटाबॉलिज्म या फिर उसकी ऑक्सीजन रिकमेंडेशन, ये अपन को नहीं पता चलता कि वो कितना ऑक्सीजन ले रहा है, कैसा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कितना शुगर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सीटी स्कैन में ये चीज़ पता नहीं चलती, बट पीईटी में क्या होता है, ये एडवांस टाइप का है। इसमें भी अपन सम टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सॉरी मेटालिक मेडिसिन्स होती है उसको यूज़ करते हैं, मेटालिक मेडिसिन्स को देते हैं। और पर्टिकुलर ऑर्गन में ये क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। फिर जो सीटी स्कैन जैसी मशीन होती है गोल राउंड, फिर वहाँ पेशेंट को उसमें भेजा जाता है और पर्टिकुलर हर ऑर्गन का, जिस ऑर्गन का अपन को देखना है कि वहाँ की सेल्स एबनॉर्मल टाइप की है कि नहीं, वहाँ की सेल्स का क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्या ऑक्सीजन कंजप्शन चल रहा है, या फिर क्या शुगर इनटेक चल रहा है, वहाँ की सेल्स नॉर्मल काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब अपन पता लगाने के लिए पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन का अपन पूरी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन अपन ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ इसोफेजियल कैंसर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द स्टेज ऑफ द कैंसर एंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। अपन क्या करेंगे, स्टेजिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो कैंसर जो डिपेंड्स है फैक्टर्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी। इट इज़ यूज्ड ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट टू प्रमोट ट्यूमर सेल डेथ बाय इंटरैक्टिंग विथ सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इसको अपन क्या करते हैं कि नियोप्लास्टिक एजेंट्स देते हैं, केमिकल एजेंट्स देते हैं, जो क्या करते हैं ट्यूमर सेल्स की डेथ करने के लिए काम आते हैं। और ये डेथ कैसे करते हैं कि जो सेलुलर फंक्शन रहता है उसमें इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हुई है उसमें इंटरफेयर करते हैं, उनके प्रोडक्शन में, उनके रिप्रोडक्शन में इंटरफेयर करने का काम करते हैं। कीमोथेरेपी में बी combined with सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और बोथ टू रिड्यूस द ट्यूमर साइज प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिवली। जो कीमोथेरेपी रहती है वो मे बी कंबाइंड भी दे सकते हैं अपन साथ, किस किस के, सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी, दोनों के साथ में, या फिर तीनों चल सकती है साथ में, कीमोथेरेपी भी चल सकती है, सर्जरी भी, जैसे सर्जरी हुई है तो फिर अपन उसको कीमोथेरेपी देके जो ट्यूमर का साइज़ है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और अपन रेडिएशन देके भी ट्यूमर का साइज़ कम कर सकते हैं, या साथ में दोनों, जैसे प्री ऑपरेटिव में पहले अपन कीमोथेरेपी चला लिए, फिर उसके बाद सर्जरी किए, फिर अपन रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव भी दे सकते हैं अपन कीमोथेरेपी, और प्री ऑपरेटिवली भी दे सकते हैं। फिर रेडिएशन थेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ हाई एनर्जी आयनिंग रेडिएशन टू इंटरप्ट सेलुलर ग्रोथ बाय डैमेजिंग द सेल डीएनए एंड द ट्रीटमेंट द वैरायटी ऑफ कैंसर। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, इसमें हाई लेवल की एनर्जी, आयन एनर्जी यूज़ करते हैं, जो कि इंटरप्ट करती है सेलुलर ग्रोथ में, और ये क्या करती है, सेल के जो सेल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको डैमेज करने का काम करती है, ठीक है। और बहुत सारे कैंसर्स में ये यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, स्टोमेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, आईसीपी इंक्रीज़ होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अपने जो ब्रेन है ना, स्कल है, वहाँ पे भी एक प्रेशर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। स्किन ब्रेक डाउन होती है अगर रेडिएशन थेरेपी कंटिन्यू पेशेंट को एक ही साइट पे दी जाती है, तो इस स्किन क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। एलोपेशिया लॉस ऑफ हेयर, थ्रोट सोर, जो थ्रोट में क्या हो सकता है, अल्सर या फिर सोर हो सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन भी हो सकता है इसकी वजह से। देन नेक्स्ट है सर्जरी में अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्यूरेटिव सर्जरी। इफ़ द कैंसर हैज़ बीन डायग्नोज्ड वाइल स्टिल इन द अर्ली स्टेज, सर्जिकल ट्रीटमेंट विद अ क्यूरेटिव इंटेंशन मे बी पॉसिबल।
Some small tumors that only involves the mucosa or lining of the esophagus may be removed by endoscopic mucosal resection. जो क्यूरेटिव सर्जरी होती है वो क्या होती है, अगर हमारे इसोफेगस में स्मॉल ट्यूमर प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटरवेंशन दे सकते हैं. मतलब वो ट्यूमर्स को अपन रिमूव कर सकते हैं और उसको क्योर करने का काम कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो जो स्मॉल ट्यूमर्स रहते हैं वो अगर सिर्फ म्यूकोसा या फिर लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस में है तभी ये क्यूरेटिव सर्जरी काम आती है. ठीक है. और ये किस से करते हैं, एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन से. जो एंडोस्कोपी रहती है उसी से अपन क्या कर सकते हैं, ये ट्यूमर को हटा सकते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपी म्यूकोसल रिसेक्शन. फिर नेक्स्ट है इसोफेगेक्टोमी. इसोफेगेक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ सेगमेंट ऑफ द इसोफेगस. इसोफेगेक्टोमी क्या होता है, इसमें जो इसोफेगस की जो सेगमेंट है, ठीक है, किसी छोटे से पार्ट को रिमूव कर देना, इसोफेगस के छोटे से पार्ट को या फिर छोटे से सेगमेंट को रिमूव कर देना, उसको बोलेंगे फेगेक्टोमी. इसकी वजह से क्या होता है, एज द शॉर्टनेस ऑफ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इसोफेगस सम अदर सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज पुल्ड अप थ्रू द चेस्ट कैविटी एंड इंटरपोज. इसकी वजह से क्या होता है, इसोफेगस क्या होती है, थोड़ी शॉर्ट हो जाती है और जो डाइजेस्टिव ना वो है ट्रैक्ट है वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि इसोफेगस अपनी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई है. तो जो स्टमक है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है चेस्ट कैविटी के जस्ट इंटरपोज्ड या फिर जस्ट इक्वल. ठीक है. देन नेक्स्ट है इसोफेगोगैस्ट्रोस्टोमी. इसोफेगोगैस्ट्रोस्टोमी में क्या करेंगे अपन, रिकनेक्शन ऑफ द स्टमक टू शॉर्टेंड इसोफेगस इज कॉल्ड एन इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस. इसमें क्या होता है, एनास्टोमोसिस कर सकते हैं अपन. एनास्टोमोसिस मतलब जोड़ने का काम करते हैं. इसोफेगोगैस्ट्रोस्टोमी में क्या करते हैं अपन, जो इसोफेगस है उसके किसी एक पार्ट को कट करते हैं. ठीक है. और जो इसोफेगस का रिमेनिंग पार्ट है और जो अपना स्टमक का रिमेनिंग पार्ट है, जो स्टमक है उसको क्या करते हैं अपन, रिकनेक्शन करने का काम करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं. ठीक है. इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस इसको बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है इसोफेगो एंट्रोस्टोमी. जो इसोफेगो एंट्रोस्टोमी क्या होता है, इसोफेगस रिसेक्शन ऑफ अ portion of the esophagus and anastomosis of a segment of colon to remaining portion. इसे पहले इसोफेगोगैस्ट्रोमी में अपन क्या कर रहे थे कि इसोफेगस एंड स्टमक का एनास्टोमोसिस कर रहे थे, बट इसमें क्या करते हैं अब, इसोफेगस एंड कोलोन का डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अपन, एनास्टोमोसिस करते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं. इसको बोलेंगे इसोफेगो एंट्रोस्टोमी.